आपने अभी चारों तरफ तमिलनाडु के बारे में एक न्यूज सुनी होगी कि तमिलनाडु के जो सीएम है बेसिकली एम के स्टालिन साहब, इन्होंने क्या किया कि रूपी का जो सिंबल है इसको चेंज कर दिया। मतलब नेशन वाइड हम जो सिंबल यूज कर रहे हैं उसको अपने स्टेट का जो ऑफिशियल बजट था उसमें चेंज करके क्या कर दिया, इसका तमिल वर्जन जो रू है इसका तमिल अक्षर इन्होंने ये इस्तेमाल किया। और इसके बाद एक सवाल फिर पैदा हो गया। आप देखेंगे कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में हमेशा एक राजनीति का विषय रहता है भाषा। और भाषा ना केवल आज की हम 21वीं सदी में इसकी बात कर रहे हैं, बल्कि जब से देश आजाद हुआ और उसके पहले से भी अगर आप देखेंगे कि भाषा एक इंपॉर्टेंट एक स्टेट के पुनर्गठन का आधार बनता रहा, कि सभी यही चाहते थे कि हम भाषा के आधार पर एकत्रित रहे। ये मुद्दा आज खत्म नहीं हुआ है। आप चाहे हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात कर ले या फिर हम और भी इस तरह के देशों की बात कर ले, उनके विभाजन में भाषा एक प्रमुख आधार रही है। आज अगर नॉर्थ और साउथ के बीच की एक दूरी जो हमें दिखाई देती है वह किसकी है, भाषा की दूरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नई शिक्षा नीति में ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला आया जिसमें 3 लैंग्वेज की बात की गई और उसमें हिंदी को प्राथमिकता देना, इससे साउथ के जो स्टेट है वह काफी नाराज रहते हैं कि हम हिंदी को नहीं सिखाएंगे, इंग्लिश और अपनी जो बाकी भाषा है जो वहां पर जैसे कि तमिल है, कन्नड़ है, मलयाली है, हम इस भाषा को सिखाएंगे, क्षेत्र की भाषा को सिखाएंगे जो उनकी मदर टंग है। तो ये सारा जो मुद्दा है आखिर वह क्या है, हम इस विवाद को समझने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल देखेंगे कि जो राज्य के बजट का सिंबल है ये तमिल भाषा में कर दिया जाना, इससे क्या चेंजेस आएंगे और इससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। हम सभी जानते हैं 2011 का सेंसस आप सभी को पता होगा। 2011 की जो जनगणना है बच्चों वो ये बताती है कि हमारे देश में 20,000 से ज्यादा ऐसी भाषाएं हैं जिसका यूज किया जाता है। और इन भाषाओं में अगर हम प्रतिशत की बात करें पॉपुलेशन वाइज तो लगभग 40 से 50% लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी की बात करते हैं। इस आंकड़े को मैं थोड़ा सा और सरल करके आपको बता देती हूँ कि 2011 की जनगणना ये बताती है कि लगभग 43% लोग ऐसे हैं, लगभग क्या 43% लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में यूज करते हैं। और इसमें से 11% लोग, मतलब इसकी बियॉन्ड इसके अलग 11% लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी को अपनी दूसरी भाषा के रूप में यूज करते हैं। तो ऑन एवरेज अगर हम देखें कि 50 से 55% जो लोग हैं वह हिंदी को या तो अपनी प्रथम मातृभाषा या दूसरी भाषा के रूप में यूज करते हैं। ऐसे में एक मुद्दा उठता है कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या हो, नेशन लैंग्वेज क्या हो, ऐसी हमारी देश में कोई लैंग्वेज नहीं है। हाँ, हालांकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें, संविधान सभा के सामने भी ये प्रश्न था कि हम किस भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा घोषित करें, तो उस वक्त नाम आता है हिंदी का। लेकिन इतना जबरदस्त विरोध जो है वह दक्षिण भारतीय राज्यों में होता है और वहां पर प्रॉपर तरीके से जो चेतावनी है वह वहां के नेताओं के द्वारा दी जाती है। और वहां के टीटी कृष्णामाचारी ये कहते हैं, गिव अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि या तो आप अखंड भारत ले लीजिए या तो आप हिंदी हिंदुस्तान ले लीजिए। तो भाषा का मुद्दा बहुत ज्यादा एक संगीन हो जाता है, गंभीर हो जाता है। आप अगर देखेंगे कि नॉर्थ और साउथ के बीच की दूरी बॉलीवुड और इन सब ने भले हटा दी हो, हिंदी डब्ड आप चाहे जितनी साउथ इंडियन मूवीज देख लीजिए, लेकिन अभी भी भाषा के आधार पर बहुत ज्यादा भिन्नताएं आपको देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आखिर ये जो इशू है वो कहाँ से शुरू होता है, आप देखेंगे कि ये इशू 1967 में यहाँ पर जो तमिलनाडु की पार्टी है डीएमके पार्टी, ये पावर में आती है 1967 में। और मेन जानते हैं इसका क्या मुद्दा था, जैसे आप देखते हैं कोई पार्टी आती है और वो किसी ऐसे इशू को उठाती है जो लोगों को पसंद होता है, ज्यादा भाता है, और वो फिर पावर में आ जाती है। वैसे ही यहाँ पर इन्होंने हिंदी भाषा का विरोध किया था और उसके बाद डीएमके पावर में आ जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद डीएमके से ही 1972 में एआईडीएमके जो है बनती है, अभी अपोजिशन में है। और अभी हिंदी के विरोध पर ये दोनों पार्टीज एक साथ आ गई है। पर ना केवल ये पार्टीज बल्कि साउथ के जो स्टेट्स है वो काफी सारे स्टेट्स एक साथ आ गए हैं कि हम हिंदी की प्राथमिकता को यहाँ पर नहीं मानेंगे, हिंदी को हम प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे। हमारे राजकाज की भाषा मान लीजिए तमिल है तो हम तमिल सीखेंगे, और अगर हमें आधुनिक भाषा सीखना है तो हमारे लिए इंग्लिश बहुत है, हमें हिंदी की जरूरत नहीं है। बेसिकली अगर आप नॉर्थ के कुछ स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर 10 स्टेट्स ऐसे हैं जिसे कि हम हिंदी बेल्ट कहते हैं, जहां पर राजकाज की भाषा के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी का यूज होता है। तो नॉर्थ और साउथ के बीच की ये जो भिन्नता है ना, वह हिंदी इंग्लिश को लेके बहुत ज्यादा है। अच्छा, आप देखेंगे कि भाषा तो कुछ नहीं है, एक माध्यम है, लोग तो यही कहते हैं ना। डेफिनेटली ये सामाजिक संचार का माध्यम है। हम सभी जानते हैं कि इंडिया की डाइवर्सिटी, इंडिया कितना ज़्यादा डाइवर्स एक पॉपुलस कंट्री है, और यहाँ पर
जो संस्कृति इतनी ज़्यादा बहुल है, इतने ज़्यादा कल्चर है, और इसमें भाषा जो है वह महत्वपूर्ण एक राजनीतिक बिंदु बन जाता है। राजनीति करने के लिए, राजनीतिक सांस्कृतिक हिसाब से भाषा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद से ही देश को एक जूझना पड़ा इस प्रश्न से कि एक भाषा एक राज्य हो। मराठियों के लिए महाराष्ट्र हो, तो बंगालियों के लिए बंगाल हो, तो गुजरातियों के लिए गुजरात हो, तो हिंदी के लिए हिंदी के पंजाबी हो, और ठेठ जहाँ पे बोली जाती है हरियाणवी हो। तो यहाँ पर बच्चे भाषा का मुद्दा आज खत्म नहीं हुआ है, ये मुद्दा आज भी चल ही रहा है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा तरीके से सोचने की जरूरत है। अब केंद्र सरकार के द्वारा, ये तो सारी वो बातें हुई जो मैंने आपको हिंदी को लेकर बताई है ना। अब हम देखेंगे कि बेसिकली संविधान सभा ने एक डिसीजन लिया, पहले इसको समझिए। संविधान सभा ने एक डिसीजन लिया कि हम 1950 से लेके 1965 तक हम इन 15 सालों में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज करेंगे। राजकाज और सारी भाषाओं के रूप में हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज करेंगे, और आफ्टर 1965 हम इंग्लिश का प्रयोग बंद करके हिंदी के प्रयोग को जारी रखेंगे। लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों ने क्या किया, इसका विरोध किया, और यहाँ पे हिंसात्मक प्रदर्शन होने लगे। इवन इतने ज्यादा हिंसात्मक प्रदर्शन हुए कि बहुत सारे कुछ ऐसे, मतलब इतनी घटनाएं हुई, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने खुद को आग भी लगा ली थी। इस तरह की यहाँ पे विरोध हुआ, और इसके बाद क्या किया कि 1965 के बाद भी इंग्लिश का जो प्रयोग है वह जारी है। तो साउथ इंडिया में स्पेशली आप देखेंगे कि भाषा का मुद्दा, आप देखें तमिलनाडु में नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस है, और डेफिनेटली भाषा का जो मुद्दा है वह अभी राजनीति में रहेगा। तो यहाँ पर ना केवल भाषा बच्चे, अच्छा ये देखो यहाँ पे डिलिमिटेशन का भी एक मुद्दा, आपने परिसीमन का भी एक मुद्दा सुना होगा, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल भाषा की बात हम कर लें कि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, अभी जो 2020 नई शिक्षा नीति, इसमें फॉर्मूला अपनाया गया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा का सिद्धांत। आप अगर कोठारी आयोग की बात करेंगे, उसने भी 3 भाषाओं की बात की, और ये 3 भाषाएं हिंदी हो, इंग्लिश हो और अपनी मातृभाषा हो। ये तो हो गया हिंदी, इंग्लिश और मातृभाषा आपने किसके लिए, जो हिंदी बेल्ट है। अब जो यहाँ पे बाकी साउथ के अगर हम स्टेट की बात करें तो ये इस त्रिभाषा फॉर्मूले को नहीं मानते। तमिलनाडु क्या मानता है, मैं आपको बताती हूँ बच्चे। तमिलनाडु बेसिकली मानता है कि यहाँ पर हम ना, हमारा जो 2 भाषा का फॉर्मूला है वो ज्यादा अच्छा है। 3 भाषा के फॉर्मूले को वो नहीं जानता, उसे वो ये कहता है कि हमारा 2 भाषा का जो फॉर्मूला है, 2 लैंग्वेज पॉलिसी, इससे बेसिकली तमिलनाडु जो है वह ठीक तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। और आप सभी जानते हैं कि साउथ की जो स्टेट्स है वह एजुकेशन में नॉर्थ स्टेट से कहीं आगे है। उन्होंने कहा ये फॉर्मूला ट्राई एंड टेस्टेड है। हमारी जो राजकाज की भाषा है, जो बाकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो अगर तमिल है तो लोगों को तमिल आती है, और अगर हमें बाकी अगर कोई लैंग्वेज की जरूरत होगी तो इंग्लिश है, हमें हिंदी सीखना नहीं है। क्या कोई बंगाल वाला तमिल सीखेगा, क्या कोई बिहार और यूपी वाला तमिल सीखेगा, तो हम हिंदी क्यों सीखें। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो आइए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को हम समझेंगे। तो यहाँ पे बच्चे 2020 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, देश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी। इसमें से 2 भारतीय भाषा होगी, एक अन्य भाषा होगी। ठीक है, पहली भाषा क्या होगी, स्टूडेंट की मातृभाषा होगी, या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, और दूसरी भाषा की बात करें, ये आमतौर पर जो राज्य की दूसरी भारतीय भाषा या फिर यहाँ पर हिंदी की बात की गई, आमतौर पर हिंदी होगी। और तीसरी आधुनिक भाषा के रूप में, विदेशी या भारतीय भाषा के रूप में यहाँ पर ज्यादातर अंग्रेजी को प्रायोरिटाइज करा जाता है। तो बेसिकली ये तो फॉर्मूला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस बात पे बेसिकली लिबरल है कि अगर चाहे तो साउथ इंडियन के जो स्टेट है, साउथ के जो स्टेट्स है बेसिकली, वो अगर चाहे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ठीक है, वो जो मातृभाषा के रूप में या फिर जैसे कि तमिल है, तेलुगु है, उनकी जो भाषा है वो सिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। तो लेकिन कंट्रोवर्सी की अगर हम बात करें, जानते हैं कंट्रोवर्सी कब हो जाती है। आप सभी को पता है कि जो शिक्षा विषय है, एजुकेशन, शिक्षा किस भाषा में हो, इसको लेके डिसीजन कौन करेगा। बेसिकली बच्चों ये समवर्ती सूची का विषय है, कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। एंड डू यू नो कॉन्करेंट लिस्ट में कौन डिसीजन लेता है, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों डिसीजन लेते हैं। बट अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉ है इसको प्रायोरिटाइज कराया जाएगा। तो एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस कॉन्करेंट लिस्ट है ना, और इसका मतलब ये है कि दोनों ही फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इस पे डिसाइड कर सकती हैं। लेकिन जब केंद्र सरकार की चल जाएगी
तमिलनाडु और बाकी स्टेट कह रहे हैं कि हम दो भाषा से खुश हैं, हम हिंदी नहीं सिखाएंगे, हम हिंदी को प्राथमिकता नहीं देंगे, हम अपनी संस्कृति को प्राथमिकता देंगे, है ना। जैसे कि एम.के. स्टालिन ये भी कहते हैं, जब ये विवाद उठा कि आपने जो नेशन वाइज हम राष्ट्रीय तौर पर आधिकारिक तौर पर रुपये का सिंबल यूज कर रहे थे, आपने तमिल में इस सिंबल को क्यों यूज कर लिया, आपने ऑफिशियली इसको क्यों यूज किया, तो वहां के कहते हैं कि इंडिया तो डाइवर्सिटी है और हम अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब यहाँ उनको ये नहीं लग रहा है कि उन्होंने कुछ गलत काम कर दिया। तो यहाँ पर बच्चे बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे ये जो संवर्ती सूची में इसको रखना है ना शिक्षा का, यहाँ से एक जो कंट्रोवर्सी है वह पैदा हो जाती है। अगर आप देखेंगे कि 2011 में बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो कि बोली जाती है। 2011 के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया कि 20,000 से ज़्यादा ऐसी भाषाएं हैं जो कि बोली जाती है, ठीक है, देश में। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की हम बात करें, स्पेशली जो आपको ये ब्लू जगह दिख रही है कि हिंदी बेल्ट जो स्टेट है, ठीक है, हिंदी बेल्ट जो स्टेट है, और हिंदी ऐसी भाषा है जिसने कि कई भाषाओं को बेसिकली क्या किया है, अपने अंदर समा लिया है। जैसे कि अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत भाषा हम कितनी पढ़ते हैं, 10th लेवल तक अगर हम देखेंगे कि हम 8, 9, 10 में पढ़ रहे हैं संस्कृत, कुछ चैप्टर्स पढ़ने से क्या हमारा वो भाषा पे कमांड बन गया, नहीं बना। जबकि हम बचपन से जो पैदा हुए और पूरा जीवन जो है हमें हिंदी में ही सारी चीज़ें करनी है, सारा व्यवहार करना है, तो हम यहाँ पर 2-3 साल संस्कृत को पढ़ के संस्कृत को बढ़ावा संरक्षण नहीं दे सकते। तो एक तर्क जो है वह साउथ के द्वारा ये दिया जाता है कि देखो, अगर हिंदी बाकी जो भाषाएं हैं उनको अगर खत्म कर दिया, अवधी और बघेली को अगर भाषा को अगर हिंदी खत्म कर दे रहे हो, एक अम्ब्रेला जो है वह बनता जा रहा है, इसके नीचे सारी भाषाएं आती जा रही है, तो ऐसे में तो साउथ की जो संस्कृति है वह भी खत्म होती जाएगी। अगर आपने एनसीईआरटीज में पढ़ा होगा तो यहाँ पे जो द्रविड़ियन आंदोलन चला था, जिसमें यह कहा गया था कि बेसिकली अब देश आजाद तो हो गया है, लेकिन यहाँ पर हम नॉर्थ के डेवलपमेंट को साउथ का डेवलपमेंट नहीं मानेंगे, और इस बात का विरोध किया गया और यह कहा गया था कि उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, हम नॉर्थ के कल्चर को साउथ में नहीं अपनाएंगे। आपने शायद हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत का कोई उपन्यास है, आप शायद उस पर मूवी भी बनी, आपने देखी होगी कि यहाँ पे कल्चर का डिफरेंस कितना ज्यादा बताया गया है। साउथ और नॉर्थ में कल्चर का डिफरेंस, भाषा का डिफरेंस, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। चलिए आगे चलेंगे, और यहाँ पर एक बात मैं आपसे डिलिमिटेशन की करने वाली हूँ। परिसीमन हम सभी जानते हैं, परिसीमन का मतलब क्या है कि जनसंख्या के अनुपात में, पॉपुलेशन के अनुपात में आपने वहां पर जो लोकसभा में सीटें तय होती है वो आपने कर ली, ठीक है। अब देखो हमारे यहाँ अगर 1971 की जनगणना के हिसाब से, 1971 की जो जनगणना हुई थी, इसके हिसाब से अभी तक का जो लोकसभा की सीट से वह डिसाइड है, ठीक है, कि किस स्टेट का कितना लोकसभा में सीट होगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अब अगर 2026 में जो परिसीमन होगा, इसमें पॉपुलेशन के आंकड़े बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, जनसंख्या के आंकड़े बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। स्पेशली अगर हम यूपी और बिहार की बात करें, यूपी और बिहार की जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.8 और 3 है। वहीं अगर हम साउथ के स्टेट्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कम है। साउथ के स्टेट्स की बात करेंगे तो यहाँ का जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.8 के आसपास है। अब देखिए कि अगर आपको पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली सीट्स में डिवाइड करना है तो ज़्यादा सीट किसको मिलेंगे, यूपी बिहार। और अगर यूपी बिहार को ज़्यादा सीट मिल गई फिर तो ये हो जाएगा कि यूपी और बिहार में सीट ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे जिसका कब्जा हो जाएगा उसकी सरकार बन जाएगी। तो पूरा जो मामला है वह रिप्रेजेंटेशन को लेकर आ जाता है कि क्या आपने, अगर साउथ इंडिया में लोगों ने एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, यहाँ के जो स्टेट है वह ठीक ठाक तरीके से तरक्की कर रहे हैं, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर एजुकेशन जो सिस्टम है वह अच्छा है, तो क्या इसकी इनको सजा मिलेगी कि ज़्यादा जो पॉपुलस है, जिन्हें ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ा ली, उनको अवार्ड मिल जाएगा और सीट्स ज़्यादा मिल जाएगी। तो बेसिकली ये तो हुआ डिलिमिटेशन और साउथ का कंसर्न। तो मेन इनका क्या मानना है कि अब नेक्स्ट 30 ईयर तक डिलिमिटेशन ना हो, नेक्स्ट 30 ईयर तक डिलिमिटेशन। यहाँ पर क्या चाहती है जो एम.के. स्टालिन है और इनके अलावा 30 और जो पॉलिटिकल पार्टीज है साउथ की, वो सब इस बात पर एकमत हो गई कि बेसिकली अब जो डिलिमिटेशन है वह अभी आगे 30 साल तक नहीं होना चाहिए, इसको रोक दिया जाए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ज़्यादा पॉपुलस जो कंट्री या जो, अगर हम नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वह ज़्यादा मिल जाएंगे, यहाँ की सीट ज़्यादा होंगी लोकसभा में। सीधी बात है कि जिसकी लोकसभा में सीट्स ज़्यादा होगी उसका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा, और अगर ये किसी तरह का भी बिल या किसी तरह भी कानून बनवाना चाहे तो वह आसानी से बनवा लेंगे। तो यहाँ पर ये मुद्दा है। तो एम.के. स्टालिन ने क्या डिमांड रखी, डिमांड इज क्लियर, डू नॉट पेनलाइज द साउदर्न स्टेट with less Lok Sabha seat for taking responsible measure to control
टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, कि इन्हें बेसिकली आप पनिश नहीं कर सकते, आप इन्हें पेनलाइज नहीं कर सकते कि यहाँ पे पॉपुलेशन अगर इन्होंने कंट्रोल की आप पेनलाइज करो। यूपी बिहार जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी, आप उनको ज्यादा सीट दे के रिवॉर्ड्स दे दो, तो क्या आपने वहां पे बढ़ती हुई पॉपुलेशन के? तो देखो प्लस माइनस दोनों चीजें हैं। अगर आपको बायस होकर नहीं सोचना है कि नहीं केवल हम नॉर्थ के हिसाब से सोचे, साउथ के हिसाब से सोचे, हम हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारी चीजें ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कल्चर को प्रोटेक्ट करना, भाषा को प्रोटेक्ट करना, चीजों को आपको समझना होगा। पक्ष विपक्ष सारी चीजें होती है, तो जो भी मुद्दे इस तरीके से चल रहे होते हैं उनका मेन कंसर्न हमने समझ लिया कि डिलिमिटेशन का क्या कंसर्न है, ट्राई पॉलिसी का क्या कंसर्न है, लैंग्वेज पॉलिसी का क्या कंसर्न है, और अभी जो एक वाक्य हुआ है कि इन्होंने रूपी का जो साइन है उसको चेंज करके तमिल अक्षर जो है उसको ले लिया है, तो उसके क्या मायने हैं, ये सारी चीजें। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि आखिर इसके सुझाव क्या हो सकते हैं, किस तरीके से केंद्र और राज्य के बीच का हम एक जो सामंजस्य कोऑर्डिनेशन हम बना के रख सकते हैं, किस तरीके से ऐसा ना हो कि साउथ के स्टेट्स में पहले भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो मैसेज है वह दे चुके थे, तब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये कहा था कि अब हम हिंदी को क्या करेंगे, हम हिंदी को बेसिकली नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे या हम इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा देंगे, तब स्ट्रॉन्ग मैसेज आ चुका था कि या तो आप अखंड भारत ले लीजिए या तो आप हिंदी हिंदुस्तान ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या बेसिकली इसके सुझाव हो, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कुछ सुझाव जो हो सकते हैं पॉसिबल, वह ये हो सकते हैं कि सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वह आपस में बैठे, एक दूसरे के कंसर्न्स को समझे, केंद्र जो है वह बहुत रिजिड तरीके से ना राज्यों की डिमांड्स को डिनाई करे बल्कि उनकी भी बातों को समझे। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है कि हमने स्टेट को अथॉरिटी दे रखी है, स्टेट को हमने कॉन्करेंट लिस्ट पे बेसिकली अथॉरिटी दे रखी है कि जो भी इसमें विषय है आप बना सकते हैं, जिसमें कि शिक्षा भी एक है और शिक्षा किस माध्यम में हो राज्य ये तय कर सकता है। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक जो कॉपरेशन है, एक जो हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वह चलता रहे और ऐसे ही अखंड भारत बना रहे हमेशा। तो यहाँ पर ये जो भाषा का सिद्धांत है, राजनीति को लेके भाषा डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो आप देखिए कि मेंस में एक क्वेश्चन जरूर हो सकता है कि भाषा के आधार पर आज भी जो प्रॉब्लम्स है वह ठीक नहीं हुई हैं, आज भी अगर पुनर्गठन की मांग उठती है तो इसके क्या मायने हैं। चलिए मैं आपको बता दूं, ये टेलीग्राम चैनल है @manju PWUPSC वाला, जिसपे अपकमिंग क्लासेस की PDF और नोट्स जो है वे शेयर किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स है, जो ऐसे स्टूडेंट जो कि 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए संकल्प 2026 बैच है, टाइटन इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये यहाँ पर हमने चर्चा की कुछ एक मतलब जो करंट अफेयर में चीज़ें चल रही थी तमिलनाडु में लेकर, इसकी आपके बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।